एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम इंडिया की प्लानिंग के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, दैट किस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होनी स्टार्ट हुई। देखो, पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, वी वर इन अ वेरी बैड स्टेट, पर जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो इंडिया में प्लानिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ कि कुछ एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है उन्हें डेवलप किया जाए और इंडिया को इकोनॉमिक डेवलप बनाया जाए। अब हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक आती है कि हम हाईली डेवलप्ड है या फिर लीस्ट डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो वी ऑल नो इंडिया मीडियम ग्रुप में आता है, डेवलपिंग वाले। तो कुछ तो काम चलता होगा जो हम लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग में आएंगे और डेवलपिंग से डेवलप में जाएंगे, तो वही काम जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देयर इज़ वन प्लानिंग कमीशन, उसका काम होता है इंडिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखना। ओके, और अब जो आपकी 2016, 17, 18, 19 अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उसमें एक बड़ा सा बॉक्स बना होगा, उसमें सारे 5 ईयर प्लान्स दे रखे थे, कब शुरू हुए कब से कब तक। सो नाउ इट इज चेंज, 2020-21 की जो बुक आ गई और उसके बाद के जो बच्चे देखेंगे वीडियो, अब आपका वो बॉक्स हट गया है एंड एक छोटा सा बॉक्स आ गया है इन विच वी हैव बीन टोल्ड अबाउट नीति आयोग। तो वही बस हम पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोग मत पढ़ना। ओके, सो इफ यू डोंट नो मी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई एम सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल कोर्स, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इंग्लिश का एंड ऑल द सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज। सो जस्ट डोंट वरी एंड जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और नोट्स चाहिए, मैप वर्क चाहिए, एनीथिंग, एनी स्टडी मटेरियल यू वांट ऑफ ज्योग्राफी एंड सभी सब्जेक्ट का इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक गिवन है। जस्ट गो एंड एक्सेस योर स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले प्लानिंग पढ़ेंगे। देखो, तुमने प्लानिंग करी थी अभी 2 साल पहले, कब, व्हेन यू वर इन 10th, तब से पहले तुमने प्लानिंग करी। प्लानिंग का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तुमने सोचा कि तुम ह्यूमैनिटीज लोगे, देन इट रिक्वायर्स फॉर्मिंग ऑफ स्कीम। फिर तुमने स्कीम बनाई कि तुम्हें इतने मार्क्स लेकर आने हैं, देन यू विल गो टू दिस एंड दिस कॉलेज। ओके, देन यू मेड अ प्रोग्राम। फिर तुमने अपना टाइम टेबल बनाया कि तुम्हें इतनी देर पढ़ना है एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड दिस सेट ऑफ एक्शंस। फिर तुमने अपनी रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। तो ये एक सिंपल कोर्स स्ट्रक्चर होता है प्लानिंग का एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो इस सीरीज में तुम्हें प्लानिंग की डेफिनेशन लर्न करनी आसान हो गई है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मिंग स्कीम, मेकिंग प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेट ऑफ एक्शंस। डेफिनेशन लर्न, कुछ लर्न करने की जरूरत थोड़ी पड़ी। हमने ह्यूमैनिटीज ली, फिर हमने सोचा कौन से कॉलेज में जाएंगे, फिर हमने टाइम टेबल बनाया, पढ़ना शुरू करा एंड बस खत्म, हमारी प्लानिंग स्ट्रक्चर कंप्लीटेड। तो इसी तरीके से प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ की। बट अब इस चैप्टर में हम प्लानिंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लानिंग हमारी ये नहीं होगी फर्स्ट आना है, ये कॉलेज आना है, कॉलेज नहीं। यहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया तरक्की पे जाए, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडिया में स्कूल बने, इंडिया में कॉलेज बने, इंडिया में हॉस्पिटल्स बने, गाँव तक पानी पहुँचे, गाँव तक सड़कें पहुँचे, गर्ल्स एजुकेशन बढ़े। तो वो सब प्लान के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजर फोकस हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद जब हम थोड़े स्टेबल हुए तो वी फॉर्म्ड अ प्लानिंग कमीशन। हमारी प्लानिंग कमीशन को टास्क मिल गया था, उसने बनाए 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उसमें एग्रीकल्चर को देखा गया। सेकेंड बना जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अभी हट गया बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। थर्ड बना, उसमें कुछ देखा गया। फोर्थ वाला रह गया था, डेट शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान वॉर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लान करके अपनी इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना शुरू करा। अब 2012 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो ये होते हैं ना, 5 ईयर वाले प्लान, वो चलते रहे। 2012 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई हमारी, तो 1 जनवरी 2015 को जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, नीति आयोग। अब नीति आयोग पे ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या है नीति आयोग का, वही ये हमारी प्लानिंग कमीशन है। अब इसका काम क्या है, ये सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है, बनाती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती है, क्या करती है, स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस का काम है। लागू नहीं करती है, एडवाइस करती हैं सेंटर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके से अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लेकर। ओके, तो ये हमारा नीति आयोग खत्म हो गया। नीति आयोग का काम क्या है कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाने के लिए। अब हमारी 2 अप्रोचेज हैं फॉर प्लानिंग। 2 तरीके से हम इंडिया में डेवलपमेंट ला सकते हैं। फर्स्ट इज रीजनल अप्रोच एंड द सेकेंड इज सेक्टोरल प्लानिंग। तो रीजनल अप्रोच में क्या होता है, हम रीजन्स चुन लेते हैं। जैसे कि कोई बैकवर्ड है इलाका है, ऐसा तो नहीं है। जब भी डेवलपमेंट होता है तो आपने देखा है कि एक जगह होती है जिसको बहुत बेनिफिट होता है
और एक जगह होती है जहाँ बेनिफिट नहीं होता, जैसे कि आप हिली एरियाज़ में चले जाओ, वहाँ के गांव में जाओ, बिल्कुल तरक्की नहीं है, और प्लेन्स में थोड़ी ज़्यादा तरक्की होती है। तो वही इस रीजनल अप्रोच के थ्रू हम उन इलाकों को चुनते हैं जो बैकवर्ड हो, जो हमें पता है बैकवर्ड है, और वहाँ पे जाके हम डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू करते हैं। वहाँ पे जाके हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करेंगे, वहाँ पे रोड्स बनवाएंगे, वहाँ पे स्कूल बनवाएंगे। तो रीजनल अप्रोच में क्या होता है, जो ये अनइवन पैटर्न है ना डेवलपमेंट का, कोई भी कंट्री ले लो, खाली इंडिया का नहीं, हर एक कंट्री के अंदर ऐसे ही होता है कि जो अनइवन पैटर्न, और कुछ शहर होते हैं बहुत डेवलपमेंट है, कुछ शहर होते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल बेसिस पे प्लानिंग होती है। स्पेशल बेस मतलब कि एरिया चुनते हैं, इस एरिया यार ये तो डेवलप नहीं लग रहा, ये तो बहुत बैकवर्ड लग रहा है, यहाँ पे टीम जाएगी और वहाँ पे उसको हम लोग वहाँ पे रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। रीजनल इम्बैलेंस मतलब कि हम कह रहे हैं दिल्ली डेवलप्ड है और एक जो शहर है हमारा वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, तो इसलिए हम उस इम्बैलेंस को कम करेंगे, उस शहर के अंदर भी डेवलपमेंट लाएंगे। तो यहाँ पे फोकस होता है एक रीजन पे और वहाँ पे जाके डेवलपमेंट करा जाता है। सेकेंड वन है सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग में सेक्टर्स पकड़ लिए जाते हैं, जैसे कि अब एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में हम एग्रीकल्चर के पीछे पड़ जाएंगे और एग्रीकल्चर के लिए नए नए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि लैंड रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हुआ था, HYV सीड्स दे रहे हैं फार्मर्स को, क्रेडिट फैसिलिटी लोन दे रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए। फिर हमने नेक्स्ट ईयर पकड़ लिया इरीगेशन फैसिलिटी बनाने की, हमने डैम बनाया, पाइपलाइंस बिछाई जिससे हर जगह तक इरीगेशन पहुंचे। फिर नेक्स्ट ईयर हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और रोड्स बनवानी शुरू कर दी। तो ये होती है सेक्टोरल। सेक्टोरल में एक सेक्टर को पकड़ते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन कुछ भी, और पूरे इंडिया में लेके चलते हैं उसको। एंड जो रीजनल है उसमें क्या पकड़ते हैं, एक रीजन को पकड़ते हैं और वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर भी लाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी लाएंगे, कम्युनिकेशन भी लाएंगे। तो यहाँ आपकी रीजनल एंड ये आपकी कौन सी अप्रोच थी, हमारी सेक्टोरल। दोनों आपको समझ में आ गई, एग्जाम में ज़रूर इसका डिफ्रेंसिएशन आता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग। देखो टारगेट एरिया प्लानिंग में क्या होता है, दैट देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आवर कंट्री, तो इसलिए हमें उनको टारगेट करना होगा, उन बैकवर्ड एरियाज़ को, और वहाँ पे जाके हमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम हैं, हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ड्रॉट एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जैसे कि हिल एरियाज़ में तरक्की नहीं है तो वहाँ जाके लाओ। ड्रॉट एरियाज़ जैसे कि जहाँ पे ड्रॉट आने का, फेमाइन आने का खतरा है, वहाँ जाके तरक्की लाओ। तो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस करा गया इसके ऊपर, किसके ऊपर, हिल की, हम जो माउंटेन एरियाज़ है उसको डेवलप करेंगे। कौन कौन से एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ के ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर। ठीक है, जो हमारा हिल एरिया है ना, वो हमारा मेनली ये जो प्लान था ये 5th 5 ईयर प्लान से इनिशिएट हो गया था। ये हिल एरिया डेवलपमेंट ना इनिशिएट यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी हो गई थी फ्रॉम आवर 5th प्लान ओनली। 15 डिस्ट्रिक्ट में हमने सोचा था कि हम डेवलपमेंट लेकर आएंगे। उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रखा है, जैसे कि हिली एरिया ऑफ यूपी के हिली एरियाज़, उस समय पे वो, अभी तो ये उत्तराखंड में आते हैं बट उस समय पे यूपी में ही आते थे। और कौन सी, मेखेर हिल्स, नॉर्थ कच्चर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल और नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु। इन एरियाज़ के अंदर हमें लेकर आना था डेवलपमेंट। स्टार्टिंग हो गई थी हमारी 5th 5 ईयर प्लान से ही, और ये स्पेशल प्रोग्राम बना था 8th 5 ईयर प्रोग्राम में। डन। अब हमारी नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया बनी। अब ये हिली एरियाज़ क्या थे, बैकवर्ड एरियाज़, ना यहाँ स्कूल है, ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ रोड्स है, तो इसलिए इन बैकवर्ड एरियाज़ के लिए कमेटी बनी 1981 के अंदर। कब बनी, 1981 के ऊपर। एंड उन्होंने डिसाइड करा कि हम इन एरियाज़ के अंदर क्या लेकर आएंगे, डेवलपमेंटल लेकर आएंगे। अब क्या क्या देखा जाता था उन एरियाज़ की, टोपोग्राफी, प्लेन है, माउंटेन है, कैसा है, इकोलॉजी किस टाइप का है, सोशल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, उन सबको देख के ट्राई किया गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट लाए। डेवलपमेंट कैसी लाएगी, गिवन रिसोर्सेज से। जैसे कि आप माउंटेन्स में जाओ तो वी हैव ग्रासलैंड्स, हमारे पास पहाड़ पे भी ग्रास और लैंड्स वाली जगह है, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना अवेलेबल। तो इसलिए जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके डेवलपमेंटल लाने की कोशिश की। तो इन एरियाज़ में हॉर्टिकल्चर डेवलप करा। हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स और जो हमारे फार्म्स लगाने शुरू करे फ्रूट्स के, एंड प्लांटेशन करनी स्टार्ट करी। आपको पता है कॉफ़ी जो है असम में और जो चाय है वो असम में उगती है, तो वो उस टाइम पे सोचा गया कि भैया ये बैकवर्ड इलाके नहीं है, ये तो कैश क्रॉप वाले इलाके हैं, यहाँ पे हम प्लांटेशन करवाएंगे और हमें इनकम बनेगी और इन एरियाज़ में थोड़ा डेवलपमेंटल आएगा।
एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करा, एनिमल हस्बेंड्री को इंक्रीज़ करा इन एरियाज़ में, फॉरेस्ट पे ध्यान दिया गया एंड स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। तो मेनली ये ट्राइबल एरियाज़ थे, तो यहाँ पे स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज़, बास्केट बनाने की, बैम्बू से कुछ बनाने की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई एंड इस प्लान स्ट्रक्चर के थ्रू वी गेट द डेवलपमेंट इन द हिली एरियाज़। तो ये मैंने आपको फुल ऑन एक्सप्लेन कर दिया, इसके नोट्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो योर नोट्स ओनली। अगर तुम इसको ASMR लगा के, अगर तुम इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिख दोगे एज इट इज़ भी लिख दिया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो हिल एरिया डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देखा है कैसे पहाड़ों इलाका में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की गई। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अब जो ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कि जहाँ पे फेमाइन आ सकती है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टडी क्या करा था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन एरिया। करते अपना नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो जितने भी ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गया था डेवलपमेंट लाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले डिसाइड किया गया कि इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचाएंगे, एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाएंगे, लैंड और ग्रासलैंड की क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाएगी, रोड्स बनाएंगे और क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको लोन इजीली अवेलेबल हो, बैंक्स खोलेंगे जिससे फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाए। और नेक्स्ट चीज़ क्या की गई कि माइक्रो लेवल पे यानी कि छोटे से छोटे गांव तक के लेवल पे हम वाटर शेड डेवलपमेंट लाएंगे। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट? वाटर शेड डेवलपमेंट मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फ्लोरा फौना हो, कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है उसको रीजनरेट करो, उसका जुडिशियस यूज़ करो और उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा ना हो कि कोई एरिया है वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है एंड उसके साथ वाला जो गांव है वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो इसलिए जुडिशियस यूज़ हो और साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो, बैलेंस तरीके से हो, तो उसको वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं। एंड वाटर शेड डेवलपमेंट हर एक शहर में, हर एक गांव में करने का इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया, डेवलपमेंटल प्रोग्रामर्स ने। इकोलॉजिकल बैलेंस हो बिटवीन सॉइल, प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल। देखो ये ड्रॉट प्रोन एरियाज़ की बात हो रही है, तो देखो पानी नहीं होगा, सूखा पड़ा होगा तो एनिमल्स भी मरेंगे, इंसान भी मरेंगे और भूखमरी हो जाएगी। तो इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। सॉइल को भी फर्टाइल करके रखना है जिससे कि खेती हो पाए और प्लांट्स को भी अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, ह्यूमन्स की भी करनी है और एनिमल की भी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन ने 1967 के अंदर 67 डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन कह दिया। क्या कहा कि ये ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स थी ये? सेमी एरिड और एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान की, वेस्ट मध्य प्रदेश की, अरुणाचल, हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसका, तेलंगाना प्लेट्यू, इन सब स्टेट्स को इन्होंने कह दिया ये ड्रॉट प्रोन है। और जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है ना, दीज आर ऑल्सो ड्रॉट प्रोन स्टेट्स, बट यहाँ पे इरिगेशन, ट्यूबवेल्स और वेल्स के थ्रू इतनी इरिगेशन ला दी गई है कि अब हम इनको ड्रॉट प्रोन स्टेट्स इतना नहीं मानते हैं, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी ला दी तो भैया सूखा तो नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं भी आई तो हम इरिगेशन करके ट्यूबवेल से, वेल से, वाटर टेबल से पानी निकाल के वी विल डू द इरिगेशन। तो पंजाब, हरियाणा भी है ड्रॉट प्रोन, बट अब हम यहाँ पे इरिगेशन आ गई है। बट ये जो एरियाज़ है, राजस्थान फुल, वेस्ट एमपी, तेलंगाना प्लेट्यू, इन सब एरियाज़ को सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक वाले, इनको क्या कह दिया गया था 1967 में, दैट दे आर ड्रॉट प्रोन, यानी कि यहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी इरिगेशन कमीशन बनी 1972 के अंदर। 1 मार्क है, लर्न कर लो। एंड इसने डिसाइड करा कि हम इरिगेशन को इन एरियाज़ के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा इरिगेशन लाई जाएगी, तभी पंजाब और हरियाणा में इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे आपका ड्रॉट प्रोन एरिया कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाए और इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए इन एरियाज़ के अंदर। कौन से एरियाज़ है यहाँ मैंने लिख दिए हैं। तो बस आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, केस स्टडी करेंगे, यानी कि हम एक भरमुल रीजन है, भरमुल रीजन है हिली एरियाज़ में, वहाँ की मेन कम्युनिटी है गद्दीस। उस रीजन में डेवलपमेंटल प्रोग्राम लगाया गया, यानी कि प्लानर्स गए, टीम गई और उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट लाना शुरू करा, पूरा प्लान बना। तो लेट्स स्टडी कि वहाँ पे क्या चेंजेस आए भी। अपनी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो भरमुर एरिया के बारे में हम बात करेंगे। ये एरिया कौन सा है? जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ का एरिया है। 2 एरियाज़ को कंसिडर करा जाता है, भरमुर ट्राइबल एरिया को और होली तहसील्स को। ठीक है, दिस एरिया इज़ 1500 मीटर टू 3700 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये याद नहीं करना है आपको। यहाँ की एक मेजर ट्राइब कौन सी है? गद्दीस। और ये लॉफ्टी माउंटेन से सराउंडेड है। इस एरिया के नॉर्थ में है पीरपंचाल जो रोहतांग पास के पास में है, एंड साउथ में है धौलाधर। तो ये 1 मार्कर्स के लिए आपको याद रखना चाहिए। एंड यहाँ पे रावी रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, बुधिल एंड टुंधेन।
ठीक है। तो 2 रावी रिवर निकल के जाती है इस एरिया में से, आप याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ का मेनली टेम्परेचर कितना रहता है, सर्दियों में इट्स ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस एंड गर्मियों में जुलाई में इट इज़ 26 डिग्री सेल्सियस। जब लास्ट सेंसस हुआ हमारा 2011 का, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी आप यहाँ देख सकते हो, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 21 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस एरिया को बोला गया मोस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है एंड सोशली भी बैकवर्ड है। तो इसलिए जब हमारा 1974 में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना, तो इस एरिया को हमने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया कि इस एरिया के अंदर हम एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे। जब डेवलपमेंट लाने की कोशिश की गई तो मेजर फोकस एरियाज कौन से थे, फर्स्ट वॉज ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वॉज कम्युनिकेशन। इन 2 चीज़ों को इंक्रीज़ करा जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए पहले रोड्स बनेंगी, फिर लोगों को व्हीकल्स दिए जाएंगे, देन कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करो, तारे लगाओ, फ़ोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ। तो इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई। उसके बाद यहाँ पे स्कूल्स बनाए गए, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, वाटर, लोगों के घर तक पानी आए थ्रू पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी दी गई एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई। तो ये टोटल फंक्शन हुआ जिसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट लाया गया। उसके बाद यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ाने की कोशिश की गई एंड देन जब हमने बाद में, कब हुआ था ये 1974 के बाद से ही यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जब हमने 2011 में चेक करा तो येस देयर वाज सम इंक्रीज, हमारा जो फीमेल सेक्स रेशियो था वो भी बढ़ गया था। पहले यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम थी, ऑलमोस्ट 1.88% था 1971 के अंदर, और 2011 में चेक हुआ तो इट वाज 65%, बहुत ज़्यादा बड़ा था इस एरिया का। सेकेंडली, इस एरिया के जो गद्दी ट्राइब थी ये मेनली किस पे डिपेंडेंट थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन द कल्टिवेशन एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन, आप कह सकते हो, एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल, यानी कि एनिमल्स भी रेयर करते थे, एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर भी करते थे। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने कैश क्रॉप्स यानी कि पल्सेस जो थी उनको उगाना शुरू करा एंड देन दे स्टार्टेड अर्निंग देयर लिविंग। बट अब प्रॉब्लम क्या है, 2011 के बाद से डेवलपमेंट आया है, ये लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं, बट इनकी कल्टिवेशन होती है ट्रेडिशनल टूल्स के थ्रू, यानी कि इनके पास कोई हाई टूल्स नहीं है मॉडर्न टाइप के, पुराने ज़माने के तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें। तो अगर इनको नए ज़माने के टूल दे दिए जाए तो ये और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड ये वो एरिया है देखो जो हमेशा आइसोलेटेड रहता हैगा। सो अभी तक दिस इज़ अ मेजर फोकस एरिया, बट स्टिल हमने देखा कि जब 1970s में यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करा गया तो यहाँ पे काफ़ी तरक्की आई, रोड भी बने, स्कूल भी बने, हॉस्पिटल्स भी बने। ओके, एंड यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रांस ह्यूमंस भी प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमंस हमने पढ़ा था ज्योग्राफी फर्स्ट बुक के अंदर कि जब जिस समय पे सर्दी होती है तो ये लोग प्लेन्स में आ जाते हैं एंड दूसरे एरियाज़ में आके अपनी पैसे कमाते हैं एंड वापस जब गर्मी होती है तो अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। तो हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीटेड, प्लानिंग हमने पढ़ लिया है, केस स्टडी भी कर ली प्लानिंग की। अब पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर उसके केस स्टडी पढ़ेंगे जहाँ पे आ गया चैप्टर के दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम छोटे होते से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने लर्न करी है। नाउ विल स्टडी दैट उसका रियल मीनिंग क्या है और इसका जो ये डेफिनेशन थी, ये कंसेप्ट है, ये कहाँ पे आया था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ओके, तो सबसे पहले डेवलपमेंट मतलब हमें पता है दैट किसी भी पॉजिटिव चेंज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। कोई एरिया अगर आप ले लो तो उसकी नेचुरल स्टेट हम देखते हैं, फिर वहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ चेंज देखते हैं। आप कह रहे हो आपके एरिया में डेवलपमेंट आया, तो पहले आप पहले की सिचुएशन से कंपेयर करके ही तो कहते हो कि डेवलपमेंट आया है। तो वही प्रोसेस ऑफ चेंज और नेचुरल स्टेट में कंपेरिजन करके वी से कि किसी जगह पे डेवलपमेंट आया है। अब डेवलपमेंट आने का क्या रीज़न है, डेवलपमेंट आने का रीज़न क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करने लग गया। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में देखा था कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर डोमिनेटिंग द नेचर। हमें गर्मी लगती है हम एसी चला लेते हैं, हमें ठंड लगती है हम हीटर चला लेते हैं। तो हम डेवलप कर रहे हैं, जिन एरियाज़ में रोड्स नहीं थे अब वहाँ पे भी हम रोड्स पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे हम जा नहीं सकते तो वहाँ शिप बना के जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी के थ्रू एनवायरनमेंट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। टेक्नोलॉजी प्लस वी आर हैविंग इंस्टीट्यूशंस, वी हैव स्कूल्स हमें एजुकेट करते हैं, वी हैव हॉस्पिटल्स जो हमें अगर हमारी तबीयत खराब हो दे क्योर अस। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमने सोसाइटी को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया है। डेवलपमेंट ला रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्या वहाँ डेवलपमेंट आएगी? नहीं। तो टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वी आर गेटिंग द डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, हमें पता है मल्टी डायमेंशनल है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इट इज़ पॉजिटिव ओनली। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर मैं कह रही हूँ
कि एक टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो वो डेवलपमेंट है, ये होता वो होता है ग्रोथ। बट इफ आई एम सेइंग कि वहाँ के लोग 1 लाख से 2 लाख तो हुए हैं, बट साथ के साथ एजुकेटेड भी हुए हैं, हर एक के घर में पानी है, हर एक के घर में वॉशरूम है, देन वी विल से डेवलपमेंट आया है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ना, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1945 के बाद से, जो डेवलपमेंट था, कोई कंट्री को डेवलपमेंट कैसे नापा जाता था, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर एक देश में ज़्यादा कमाई कर रहा है, लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो कह दिया जाता था ये डेवलप देश है। बट देन धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट में चेंज आया, 1970 से ये चेंज आया। सोशोलॉजी के बच्चों को पता होगा, 1-2 हमारे आप कह सकते हो सोशोलॉजिस्ट, जोग्राफिस्ट, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक निकाली, एक पाकिस्तानी थे, एक इंडियन थे, इफ यू नो नाम मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उन दोनों ने एक पूरी कॉन्सेप्ट निकाला था, एंड दे टोल्ड दैट हम खाली पैसा नहीं देख सकते, वी कैन नॉट ओनली कंसिडर द जीडीपी एंड कैपिटा इनकम, वी हैव टू कंसिडर द वेलबींग, यानी कि लोग वहाँ रह कैसे रहे हैं, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देयर हेल्थ, की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, प्लस हम वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों को जॉब मिल रही है, अमीर का बच्चा ही पढ़ा है, एंड एट द सेम टाइम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। एट टाइम्स देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे पैसा भी है, सब कुछ भी है, बट वहाँ पे बम फूट जाता है और लोग रेफ्यूजी बन के कैंप्स में रह रहे होते हैं। तो यू कैन नेम दोज कंट्रीज, यू नो। तो एट टाइम्स देयर आर कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, अभी तक नॉमिनल फॉर्म पे तो डेमोक्रेसी है, बट रियलिटी में डिक्टेटरशिप है, और वहाँ पे लोगों के पास राइट्स ही नहीं है अपने। तो डेवलपमेंट उस कंट्री को कहा जाएगा जिसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, लोगों के पास राइट्स है, एजुकेशन फैसिलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं खाली अमीरों को फैसिलिटीज़ है, गरीब के पास भी फैसिलिटीज़ है, मीडियोकर के पास भी फैसिलिटीज़ है, इसको डेवलपमेंट बोला जाएगा। दैट इज़ वाई डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ धीरे धीरे हम मूव ऑन करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना टॉपिक दिमाग में आना शुरू हुआ 1980s से, और 60s, लेट 1960s आपकी बुक में मेंशन करा है, लेट 1960s, जब वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि वो जो वेस्ट वाले हैं ना, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यूरोप में हुआ, इंडिया में हुआ, हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो रही थी। इंडस्ट्रीज़ लगी तो पॉल्यूशन बढ़ा। अब यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोगों को चिंता हो गई कि भैया पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इससे आगे हमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जो यूएन है ना, हमारी यूनाइटेड नेशन, उसने इस्टेब्लिश करी एक कमीशन, वर्ल्ड कमीशन इस्टेब्लिश करी ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन। अब वो कमीशन का काम क्या होता है, वो रिपोर्ट रेडी करती है पूरे एक एक कंट्री को देख के कि एनवायरमेंट कैसा है हर कंट्री का और डेवलपमेंट कैसी है। ठीक है, उसने रिपोर्ट बनाई, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, उस ब्रटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर, 1987, 1 मार्कर है, लिख लो अभी बुक में। ठीक है, तो इस आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में उन्होंने बताया दैट देयर इज अ नीड टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज़रूरत हो गई है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्यों ज़रूरत हो गई है, तो देखो ऐसा हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, पानी खत्म हो रहा है, और हम देयर इज अ कोटेशन है कि जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमने अपने फोर फादर्स से नहीं लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि हमने अपनी आगे वाली जनरेशन से उधार पे यूज़ कर रहे हैं हम, पानी भी, पेट्रोल भी, हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं। तो इसलिए आइडिया निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अभी लर्न कर लो, ये वैसे तो याद ही होगी सबको। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, आज के समय की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, हमें पानी मिल रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को जो रिसोर्स है वो अवेलेबल ना हो, उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो हम सारा पानी यूज़ कर ले और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचा ही ना। तो मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड, इसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी देखा जाता है, सोशल, नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इसका मेन फोकस एरिया है। अभी जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो सबसे फोकस एरिया क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर वो खत्म हो गई तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थिंग होगी। तो विद दिस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत डीपली मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम इंदिरा गांधी के लैंड के ऊपर, इंडिया में जो बना था, केस स्टडी है ये हमारी, फिर चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंदिरा गांधी कैनाल, इसका पहले नाम क्या था, राजस्थान कैनाल, और ये सबसे लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इन इंडिया। ये कैनाल सिस्टम क्यों बना, बिकॉज जो ड्राई एरियाज थे, ये राजस्थान की जितनी भी ड्राई स्टेट्स हैं, और स्टेट्स कह रही हूँ, जो सिटीज़ हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए ये कैनाल सिस्टम हमारा बना था। ओके, ये कैनाल सिस्टम जो था, कन्वर सेन 1948 में उन्होंने उसको गवर्न करा था, मतलब वो हेड कर रहे थे उसको। कैनाल प्रोजेक्ट 31 मार्च 1958 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यानी कि ये जो कैनाल है ये ओरिजिनेट हो रहा है हरिका बैरेज इन पंजाब से, और ये
पाकिस्तान से इसका बॉर्डर मिलता हुआ आधा आएगा, मतलब कि पाकिस्तान के पैरेलल, ये इधर पाकिस्तान है, यहाँ से हारिका बैरेज शुरू होता है, तो यहाँ से ये पाकिस्तान के पैरेलल आता है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के, और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो कैनाल है मतलब खुदाई हो रखी है, और यहाँ से पानी 2 सिस्टम्स के थ्रू इन स्टेट्स तक पहुँचता है। 70% पानी तो फ्लो होके यानी कि बह के पहुँचता है, एंड 30% पानी जो है वो लिफ्ट होता है, उसके ऊपर जो स्लोप्स होते हैं फिर वहाँ से उसको फ्लो करा दिया जाता है। तो पहले पानी को लिफ्ट किया जाता है फिर फ्लो किया जाता है। तो 70% तो फ्लो सिस्टम से पहुँचता है स्टेट्स के अंदर, अभी पढ़ेंगे कौन सी स्टेट के कौन से एरियाज में, एंड 30% लिफ्ट सिस्टम के थ्रू। टोटल इरिगेटेड एरिया कितना मतलब कर सकता है ये 9060 किलोमीटर्स, और टारगेटेड एरियाज कितने हमारे 19.63 लाख हेक्टेयर टारगेट एरिया। इतने एरिया तक इरिगेशन का हो वो पहुंचानी है, इधर फॉर डोमेस्टिक यूज इधर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इस कैनाल सिस्टम को पहुंचानी थी। तो ये जब बनना शुरू हुआ, इसकी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हम पढ़ते हैं, इसको कवर करता है। तो स्टेज 1 में ये गंगानगर हनुमानगढ़, ये नॉर्थ साइड में बीकानेर के कहाँ पे राजस्थान में 5.53 लाख एरिया को ये कवर करता है। स्टेज 2 में आती है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, नागपुर और चुरू। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट एरिया कितना है 14.10 लाख एरिया। ठीक है, ये जो एरियाज़ हैं ये डेजर्ट एरियाज़ हैं, एंड इनमें 50 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है, एंड यहाँ पे लिफ्ट केनाल के थ्रू वाटर्स को पहुंचाया जाता है, लिफ्ट करता है पानी को, फिर स्लोप्स के थ्रू पानी इन शहरों में पहुंच जाता है। अब जो स्टेज 2 आती है, यहाँ पे इरिगेशन की तरफ ध्यान दिया गया। मिड 1980s से हम स्टेज 2 पे इरिगेशन पे ध्यान दिया गया। जितने भी ड्राई लैंड्स थे वहाँ तक पानी पहुँचाया गया, और वहाँ का जब यहाँ पे पानी पहुँचा, मतलब कि इन सब एरियाज़ के अंदर जब पानी पहुँचा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होनी शुरू हुई, यहाँ की इकोलॉजी अच्छी हुई, इकोनॉमी अच्छी हुई, एंड सोसाइटी में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ। तो दीज वर द एरियाज़, यहाँ पे दीज आर ड्राई स्टेट्स, यानी कि ड्राई स्टेट मतलब पानी नहीं था, ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, तो कैनाल हमने खोदा, एंड वहाँ से लिफ्ट सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम के थ्रू हमने इन एरियाज़ के अंदर का क्या पहुँचाया, पानी पहुँचाया। एंड पानी आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इकोलॉजी अच्छी हुई, एग्रीकल्चर फैसिलिटी अच्छी हुई। सेकेंडली क्या करा गया, यहाँ पे ग्रीन कवर फैलाने की कोशिश की गई। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे तो हम कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं, एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है इन स्टेट्स के अंदर, इस स्टेट की इन सब जगहों के अंदर, टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, क्योंकि और जो हमारा कैनाल है उसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होगा, अगर मिट्टी बह गई तो कैनाल बंद हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए गए, जिससे कि जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, एंड जो कैनाल है वो कभी बंद ना हो, एंड इससे जो एग्रीकल्चर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड विद दिस हमारा जो ये प्लान था दैट वाज सक्सेसफुल, जो कैनाल था उसने बहुत डेवलपमेंट लेकर आया। और ये जितने भी एरियाज़ है, ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागपुर, चुरू, ये हनुमानगढ़, ये राजस्थान के जो ये सिटीज़ हैं, यहाँ पे पहले ग्राम, बाजरा एंड जोवर मेनली इनका कल्टीवेशन होता था, बिकॉज दीज आर द क्रॉप्स जिसमें कम पानी लगता है। बट धीरे धीरे जब यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ गई तो वीट, कॉटन एंड ग्राउंडनट जैसी क्रॉप्स को भी उगाया जाने लगा। तो विद दिस आपका इंदिरा गांधी कैनाल काम कंप्लीट, ये केस स्टडी कंप्लीट। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, सो एज दिस आप यही टेबल बना के लिख देना। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, मेजर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। मेनली यहाँ पे हम वाटर पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से वाटर को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट इज इम्प्लीमेंट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, ऐसा ना हो कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी जा रहा हो और कोई किसी के पास पानी हो ही ना, एंड वाटर वेस्ट ना हो रहा हो। सेकेंड इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं उगाई जाए, जिस एरिया में पानी नहीं है वहाँ पे ऐसी क्रॉप नहीं उगाई जाए जिसमें बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल पैडी में बहुत पानी चाहिए, तो वो इन एरियाज़ में नहीं उगानी चाहिए। प्रोटेक्टिव इरिगेशन हो, एफॉरेस्टेशन करो, एंड सेकेंडली क्या है, लेवल ऑफ वारबंदी। इन सब से क्या होता है कि जो कैनाल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे पानी हर एक सिटी को, ऐसा ना हो किसी सिटी पे बहुत ज़्यादा पानी चला जाए, नहीं। तो लेवल ऑफ वारबंदी हो कि जो कैनाल की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो अच्छे से खुदी हों, और जो हमारा पानी है हर एक सिटी के अंदर, स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड वाटर लॉजिंग और सॉइल सेलाइनिटी को अवॉइड किया जाए, यानी कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पानी जम जाता है, जाके पानी रुका हुआ है, तो वो वहाँ पे पानी तो वेस्ट हुआ है, ये सॉइल भी वेस्ट हुई है, और सॉइल सेलाइन हो जाएगी, यानी कि वो नमकीन हो जाएगी, नमक भर जाएगा, तो उससे पानी भी वेस्ट, सॉइल भी वेस्ट, लैंड भी वेस्ट। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडिक्वेट फाइनेंस सपोर्ट। अब ये कैनाल बना तो पैसा तो लगा होगा, ठीक है, तो एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए जिसके थ्रू हर एक एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचे एंड डेवलपमेंट पहुँचे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विलेजेस लिंक टू द एग्रो मार्केट्स एंड मार्केट सेंटर्स।
विलेज जो है वो एग्रो मार्केट से लिंक्ड हो, यानी कि जिस एरिया के साइलोज होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पे ग्रेन स्टोर करके चले जाते हैं, तो एग्रो सेंटर्स से भी विलेज जो है वो कंडक्ट हो, यानी कि मिला हुआ हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, जो फार्मर से आराम से स्टोरेज हाउसेज में जा सके। एंड मार्केट सेंटर्स से, यानी कि जो मंडी होती है, जो मेन बाज़ार होता है, वहाँ से भी जो विलेजेस है वो लिंक्ड हो। तो मेनली ये कहने का मतलब है कि रोड्स हों और ट्रांसपोर्ट हो, जिससे कि जो विलेजर्स हैं वो आराम से गाँव से शहर तक पहुँच पाए फॉर डूइंग देयर बिजनेस। तो विद दिस आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। एंड यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी कर ली एंड मेन हमने यहाँ पे फीचर्स पढ़ लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज चैप्टर। सो आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। बस अब 2-3 चैप्टर बचा एंड योर सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल सिलेबस वीडियोज आर गिवन। गो एंड स्टडी, दोनों बुक्स कंप्लीटेड। सो गो एंड कंप्लीट योर सिलेबस। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है, जो सब्जेक्ट आपको जाके पढ़ना है पढ़ लो, इंस्टाग्राम से जाके स्टडी मटेरियल ले लो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ